हेलो एवरीवन। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन में। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन पर जो हम बात करने चल रहे हैं, इससे पहले आपने नेचुरल वाइब्रेशन पढ़ा बेटा। और नेचुरल वाइब्रेशन में आपने ये पढ़ा कि केवल और केवल एक फोर्स होता है और उस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। नेचुरल वाइब्रेशन में आपने एक फोर्स पढ़ा और वो था रीस्टोरिंग फोर्स। फिर आपने पढ़ा डैम्प्ड वाइब्रेशन, और डैम्प्ड वाइब्रेशन में आपने कहा कि रीस्टोरिंग फोर्स होता है और एक फोर्स और होता है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अब आप पढ़ने चल रहे हैं थर्ड काइंड ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। यानी कि फोर्स्ड वाइब्रेशन में वाइब्रेशन को नेचुरल और डैम्प्ड वाइब्रेशन से अलग अगर हम कर पा रहे हैं तो वो फोर्स के बिहाफ पर, क्योंकि फोर्स्ड वाइब्रेशन में एक और फोर्स आ गया, नया फोर्स आया जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये सारा सिनेरियो समझो क्या है कि केवल और केवल अगर ये वाला फोर्स है तो नेचुरल वाइब्रेशन, और ये दोनों फोर्स है तो डैम्प्ड वाइब्रेशन, और अगर ये तीनों हैं तो फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं नेचुरल, डैम्प्ड और फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी which takes place under the influence of external periodic force acting on it। कह रहा है कि फोर्स वाइब्रेशन किसी बॉडी का वो वाइब्रेशन है जो ऑक्सीलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, वो किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक चीज़ बताऊं कि जब आप फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ रहे थे तो आप, सॉरी, डैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ रहे थे तो आपने ये कहा कि डैम्प्ड वाइब्रेशन में पार्टिकल जब ऑक्सीलेट करता है तो धीरे धीरे अपनी एम्पलीट्यूड को ख़त्म कर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अगर हम इसके एम्पलीट्यूड को ख़त्म ही ना होने दें, मान लो कि ये हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड है और ये फाइनल, तो इतना क्या आया, लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड आया, यही लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड है। अगर हम ये लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर जो एनर्जी क्यू है, ये एनर्जी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम दे दें, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ये एनर्जी क्या करें, दे दें, तो इसके ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड फिर से उतना आ जाएगा, फिर से उतना रिकवर कर लेगा, ऐसे फिर से रिकवर कर लेगा। उतनी एनर्जी हम कंटिन्यू देते रहें एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, इतनी एनर्जी, जितना लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड हो रहा है उतनी एनर्जी हम कंटिन्यू एक्सटर्नल फोर्स लगा के देते रहें, तो इसका एम्पलीट्यूड मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया, एम्पलीट्यूड फिर से मेंटेन हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसलिए हम इसको फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं कि बॉडी ऑक्सीलेट तो कर रही है लेकिन जितना लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड है उस उतना एक्सटर्नल फोर्स लगाकर एनर्जी बार बार दिया जा रहा है, जिससे इसका एम्पलीट्यूड नेचुरली तो कांस्टेंट नहीं है, बट हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर जो एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी की वजह से इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जा रहा है। इसलिए ऐसे वाइब्रेशंस को हम फोर्स्ड वाइब्रेशन बोल रहे हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और फोर्स्ड वाइब्रेशन में तीन तरीके का फोर्स होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बोलते हैं, या इसी का एक और नाम होता है जिसे हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं या ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। ड्राइविंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि ये लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड है और इस एम्पलीट्यूड को यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है, इनिशियल कंडीशन तक पहुँचाना है, तो हम यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं इसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट करने के लिए। तो इसीलिए इसको ड्राइविंग फोर्स बोल रहे हैं कि पहले वाले एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट करना है तो एक फोर्स हमको ड्राइव करना पड़ रहा है, कंटिन्यू लगाना पड़ रहा है, इसलिए ऐसे फोर्स को ड्राइविंग फोर्स बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है, एक्सटर्नल फोर्स आप कितना अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो, इस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है,
हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, फोर्स्ड वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, ठीक है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के लगाने की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो एनर्जी है, एक्सटर्नल फोर्स जितनी एनर्जी बना रहा है, जितना ऊर्जा बना रहा है, जितनी एनर्जी बना रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स डिफरेंट होता है फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी यूजुअली वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है, और डाई आउट सून ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। फिर वो ये कंडीशन को अचीव कर लेता है। कह रहा है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, कह रहा है अगर एक्सटर्नल फोर्स के ठीक बराबर हो नेचुरल फोर्स की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ठीक बराबर हो, तो उस स्पेशल केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेटिंग बॉडी इज़ वेरी हाई, और उस बॉडी का एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाता है, और ऐसे कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। मैं आपको लिख कर बताता हूँ। कह रहा है जो ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ड्राइवन फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ड्राइवन फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम है अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है अगर, तो उस वो एक डैम्पिंग फोर्स होगा, और धीरे धीरे उसका ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगा, वो डाई आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी ठीक इक्वल हो जाए नेचुरल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के, नेचुरल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के ठीक इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी बहुत हाई हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी बहुत हाई हो जाएगा। और उस स्पेशल केस को ठीक जब इक्वल होता है, केवल पर्टिकुलर उसी स्पेशल केस को हम रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग ये भी समझेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, लेकिन बस यहाँ पर आप इतना याद रखो कि रेजोनेंस इज अ स्पेशल कंडीशन, and this condition is achieved, the frequency of the driven force is just equal to the frequency of the natural force, and this special case is called resonance। इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन के। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि जब कोई स्टेम ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क का स्टेम क्या होता है, वाइब्रेट करता है। और कैसे वाइब्रेट करता है, प्रेस्ड अगेंस्ट द टॉप ऑफ द टेबल, किसी टेबल पर प्रेस करो या कहीं पर अदर जगह पर प्रेस करो, यानी कि जर्क करो, तो वो उसके स्टेम, ट्यूनिंग फोर्क के स्टेम वाइब्रेट करते हैं। द ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस्ड द फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो ट्यूनिंग फोर्क जो प्रोड्यूस्ड करता है वो एक फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड करता है। एंड द टेबल टॉप हैज़ अ मच लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया, और अगर फिर मैं उसको टेबल टॉप के ऊपर रखूँ वाइब्रेट कराने के बाद ट्यूनिंग फोर्क को, तो टेबल टॉप के ऊपर, अगर टेबल के ऊपर रखूँ या टेबल के मतलब टॉप पर रखूँ, तो मच लार्जर एरिया, तो टेबल का एरिया जो होता है वो लार्जर हो जाता है उस ट्यूनिंग फोर्क की एरिया से, ट्यूनिंग फोर्क की एरिया से। सो द फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ द टेबल टॉप सेंड फोर्थ एंड ग्रेटर एनर्जी, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ग्रेटर एनर्जी वहाँ पर वो होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड द लाउडर, और एक आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है जो बहुत लाउडर होती है, मोर इंटेंस होती है, साउंड देन द प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूनिंग फोर्क, एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है ट्यूनिंग फोर्क के थ्रू, ठीक है, जिसका आवाज़ थोड़ी सी लाउडर हो जाती है। ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है। द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द डायाफ्राम ऑफ द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का जो डायाफ्राम होता है वहाँ पर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड किया जाता है वो भी एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही एग्जाम्पल है। जब आप बोलते हो तो जो डायाफ्राम होता है वो डायाफ्राम स्पीकर का, माइक्रोफोन का जो डायाफ्राम होता है वो वाइब्रेट करने लगता है ड्यू टू द ड्राइवन फोर्स की वजह से वाइब्रेट करने लगता है, तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है। गिटार होता है, सितार होता है, यानी स्ट्रिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब आर्टिस्ट उनको प्ले करते हैं तो बार बार अपनी फिंगर को उन स्ट्रिंग पर क्या करते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन के थ्रू वाइब्रेट कराते हैं, तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है फोर्स्ड वाइब्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है हुआ कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं
अगर उनको उनमें एक हो उनको वाइब्रेट करवाते हैं तो उनको वाइब्रेट करवाने के लिए हमें एक होलो साउंड बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। और उस होलो साउंड बॉक्स में हम एयर रहता है, क्या लेते हैं उसमें, एयर लेते हैं, या एयर उसमें प्रेजेंट ही हो जाती है। तो जब आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हो तो उस स्ट्रिंग के फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से उस होलो साउंड बॉक्स के अंदर रखा हुआ या भरा हुआ जो एयर है वो वाइब्रेट करने लगता है, और उसके वाइब्रेशंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन ही बोलते हैं। और कह रहा है कि सरफेस एरिया उस एयर का जो साउंड बॉक्स है वो अगर लार्जर होगा तो सो फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ एयर सेंड फोर्थ एंड ग्रेटर एनर्जी। तो जितना ज़्यादा वो एरिया होगा उतना ज़्यादा एनर्जी सेंड होगी एटमॉस्फेयर में, और उतनी आवाज़ जो होगी, जो साउंड होगी वो लाउड साउंड होगी। तो दिस सच काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर फोर्स्ड वाइब्रेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल और द फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है बेटा।